हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। आज से आपकी ऑनलाइन क्लास, जो जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। ये +2 का आज हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। मैं शेड्यूल जो है आपको कल शाम तक जो है इसकी वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा, बिकॉज हमने सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो आज हम अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो आपका पार्ट ए है। देखो, अकाउंट्स के आपके 3 बुक्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 है एक और वॉल्यूम 2 है। जो वॉल्यूम 1 है उसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और वॉल्यूम 2 में सिर्फ एक ही पार्ट होगा। पार्ट ए जो है हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, साथ में आपका एनपीओ है। और दूसरी जो इसका पार्ट बी है वो है कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसका एनालिसिस। ठीक है, और वॉल्यूम 2 जो है आपकी वो होती है आपकी कंपनी अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए ऑफ वॉल्यूम 1। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। तो इसी सीरीज जो है इसको फॉलो करना आपने। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है। इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो है @GSAM231। प्लीज इसको फॉलो जरूर करना। ठीक है, और साथ में चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आपकी अकाउंटेंसी 2020-2021, बिजनेस स्टडीज 2020-21, और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की होगी, और क्लास 12th की, और ऐसे क्लास 11th की जो है वो आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है जी। तो आज बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 10 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 10 मार्क्स जो है आपके इस चैप्टर में से निकलेंगे। आपने थ्रू आउट इस सीरीज को फॉलो करना है। हमारे को यूट्यूब पे फॉलो करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार भी इस चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर आया, इजी था। 10 नंबर स्कोर करने बहुत इजी है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मार्केट में आती तो हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मतलब मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स बताता हूं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप्स होती है ना, ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक होती है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी हमारे पास रहती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, और ये ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इनको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है? सलमान खान ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। ठीक है, आप सलमान खान को तो जानते हैं सारे। सलमान खान ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, यू कैन से नई चेन स्टार्ट की है बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो उस कंपनी का उन्होंने नाम रखा है बीइंग स्ट्रांग। ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं बेसिकली जिम से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें सलमान खान का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि वो जो जितना भी बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको बेच के क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। और दूसरा ही उसकी साथ साइमल्टेनियसली पैरेलल इसके एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसका नाम है बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब जितना भी प्रॉफिट वो बीइंग स्ट्रांग से कमाएगा वो सारे का सारा किस में पुट ऑन कर देगा? बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट में। ठीक है, तो इसमें लोगों का जो है वेलफेयर करता है, लोगों को चैरिटी करता है, लोगों को दान देता है, स्कूल्स चलाते हैं इनसे वो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कई तरह की। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बीइंग स्ट्रांग कंपनी शुरू करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन बीइंग ह्यूमन स्टार्ट करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई संस्था बना रहे हो, तो उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि बीइंग स्ट्रांग है। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा कि
वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है उनको फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिनका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव ही नहीं है उनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। राइट, सो आई होप डिफरेंस इज क्लियर। सो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है क्रॉस। क्यों? क्योंकि हमने अभी ये करना ही नहीं है, हमने सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर स्टडी करनी है, उन ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग बनानी है जो प्रॉफिट नहीं कमाती। देखो अकाउंटिंग तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन की होती है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिना प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट हुई ऑर्गेनाइजेशन हो। अकाउंटिंग तो सबको रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है जा रहा है, तो उसका कोई हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूफ तो होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि हम इसकी काउंटिंग करें, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चैप्टर में हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, जितने भी पैसे का लेन देन हो रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। देखो पैसा तो आएगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। अब ये पैसा इनके पास आएगा कहाँ से, हम इस चैप्टर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे सारा कि इनके पास पैसा आता कहाँ से। अगर इनिशियल कैपिटल नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है इसमें, तो पैसा फिर कहाँ से आएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा इसको बाद में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इसका बेसिक समझो कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फाइनल अकाउंट्स हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने जरूरी होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस था। अब हम इसका करेंगे फीचर्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर का जो मेन पार्ट है उसको समझने के लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे ज़्यादा जरूरी अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया तो मैक्सिमम चैप्टर जो है उसके बारे में आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, फीचर्स ऑफ एनपीओ। ठीक है, अब एनपीओ के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के लिए बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सोसाइटी का बेनिफिट देखते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है। जैसे आपको भी पता है इंडिया में कोरोना वायरस चल रहा है, अब वो ऑर्गेनाइजेशंस आगे आके उन लोगों को खाना पहुंचा रही हैं जो एनजीओज हैं बेसिकली, कि जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ लोगों का वेलफेयर करना। अभी आज मैं न्यूज देख रहा था, उसमें इस्कॉन टेम्पल का दिखा रहे थे। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, इस्कॉन जो ट्रस्ट है ना पूरा, उस ट्रस्ट में से हर रोज 14 लाख बच्चों को खाना खिलाया जाता है, 14 lakhs। ठीक है, तो अब ये आगे आए हैं, इन्होंने क्या किया कि हम हमारा जो टारगेट है डेली का, वो हम टारगेट क्या है, 5 लाख लोगों को खाना खिलाने का। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ 2 लाख लोगों को ट्रेस कर सके हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 5 लाख लोगों को डेली बेसिस पे खाना खिलाने का है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्या है, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए सामने आती हैं और सोशल वेलफेयर करती हैं, और उसके बाद ये चली जाती है। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। नंबर 2 इसका फीचर है सर्विस मोटिव। ये भी सेम सिमिलर सा ही लगता है, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। सर्विस मोटिव मतलब क्या होता है कि इसका जो मेन मोटिव है, मतलब मेन जो एम है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया है, वो क्या है, सर्विस करना, पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ सिंपल सर्विस करना होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको आप चैरिटेबल हॉस्पिटल्स कहते हैं। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो हैं पैसा तो लेते हैं कस्टमर से, लेकिन पैसा सिर्फ खर्चा जो होता है सिर्फ वही पैसा लेते हैं, अपना प्रॉफिट उसमें से नहीं वो कस्टमर से चार्ज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ठीक है, वो ब्लड टेस्ट की जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट है वो है 500 रुपए, लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये क्या चार्ज करते हैं आपसे, सिर्फ 200 रुपए। सिर्फ कॉस्ट या कई बार कॉस्ट से भी कम जो है आपसे लिया जाता है। बाकी जितना भी खर्चा होता है ये अपनी जेब में से डालते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव क्या है, सिर्फ कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाना। ठीक है, फिर इसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, देखो चैरिटी तो कोई भी करे, है ना, हर एक का मन करता है कि चैरिटी करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार हम घर पे बैठे हैं, हमें जो कोरोना से
लोग पीड़ित हो रहे हैं या जो लोग मजदूर खाने को नहीं मिल रहा उनको हम उनको खाना पहुंचा के, लेकिन सोर्स भी तो हो ना हमारे पास भी। ठीक है, हम सिर्फ हवा में बातें तो नहीं कर सकते कि मैं इतने लोगों को खाना खिला सकता हूं, मैं खिलाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास सोर्स ही नहीं होगा उसको पूरा करने के लिए, उस काम को अकम्प्लिश करने के लिए, तो फिर वो आपकी सोच जो है वो प्रैक्टिकलिटी में चेंज नहीं हो सकती। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब अब इनके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, मैं आपको मतलब सोर्सेज बता देता हूँ, उनको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद आती है एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस के बाद जो है और आती है हमारे पास मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से एनपीओस को फायदा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मतलब इनकम जो है वो इनको होती है, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ना हो ना तो ये चलेंगी नहीं। आपको पता है रिलायंस कंपनी को चलाने वाले मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अब उनकी रिलायंस फाउंडेशन भी चल रही है। ठीक है, वहां पे 10,000 बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। मतलब वो एजुकेशन भी मतलब सुपर क्वालिटी वाइज जो है बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अब 10,000 बच्चों को पढ़ाना, उनकी यूनिफॉर्म का खर्चा, उनकी बुक्स का खर्चा, कॉपीज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, तो वो कहां से आ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे ही सोर्सेज होते हैं जहां से पैसा जो है वो आता है। ठीक है, अब इसके बाद है नो प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट। मतलब नो प्रॉफिट मोटिव, कोई प्रॉफिट मोटिव जो है इनका नहीं होता। ये बेसिकली सर्विस के लिए जो है सामने आते हैं, सर्विस के लिए काम करते हैं, लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए ये लोग जो है कंपनीज चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं। मतलब इसका कोई मालिक नहीं होता, इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। तो मतलब प्रॉफिट मोटिव तो इनका बिल्कुल नहीं होता। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, चाहे वो बिना प्रॉफिट के काम कर रही है, अकाउंट्स तो बनाने जरूरी हैं। बिकॉज पैसे का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस में से, तो उसका कोई पर्टिकुलर जो है हमारे पास हिसाब जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए अकाउंट्स बनाने जरूरी हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, इसमें सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट तैयार की जाती है। लास्ट में सारी एसेट्स को लायबिलिटीज के साथ मैच किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है एक इसका नेक्स्ट फीचर। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है फॉर्म। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना बेसिकली चैरिटेबल सोसाइटीज जो होती हैं, मतलब वो बनाती हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ क्लब्स होते हैं। ठीक है, जिनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी की सेवा करना। ठीक है, सोशल वेलफेयर करना, एजुकेशनल वेलफेयर करना, कुछ चैरिटेबल वेलफेयर करना लोगों के, या कुछ रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइड करना। आपने बहुत सारी, जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं गोल्डन टेम्पल की। अब गोल्डन टेम्पल जो है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहां पे हर रोज 3 लाख लोग खाना खाते हैं, हर रोज डेली। तो आप देखो कितना बड़ा नंबर है, 3 लाख। तो 3 लाख लोगों का खाना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भी अगर खाना कोई पर्सन किसी को खिलाए तो 3 लाख लोगों का आप खर्चा देख लो कितना होगा। सो ये पैसा जो है कहाँ से आता है इनके पास, तो ये मेंबरशिप्स ही होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली फॉर्म की जाती हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट जो हैं इनको फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट जो हैं वो आगे आते हैं, सो दैट जो लोग हैं उनका वेलफेयर किया जा सके। राइट, देन इसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारे पास फंडिंग। अब इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, अब इनको फंड कौन करता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिलायंस फाउंडेशन है उसकी फंडिंग कौन करता है, मुकेश अंबानी खुद करता होगा। ठीक है, उसके फ्रेंड सर्कल में लोग इसकी फंडिंग करते होंगे। फंडिंग मतलब कि पैसा लगाना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमा नहीं रही, 1 रुपया भी प्रॉफिट का वो अर्न नहीं कर रही, तो वो चलती कैसे हैं, उनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। सो वो पैसा जो है इनके पास आता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, फंड करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा लगाते हैं, सो दैट जो लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके। जितनी मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है जो मतलब सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में पैसा नहीं है जिनके पास, ठीक है, तो उनको काम भी देते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले, खाना भी खिलाते हैं, बट सेल्फलेसली, मतलब उनका कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, बिना किसी कोई भी मतलब मोटिव के अलावा ये काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हर तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फंडिंग। सो ये
आज मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए हैं, एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फीचर्स। तो ये आपने जरूर पढ़ लेने हैं। कल मैं आपको आगे लेके चलूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करवाऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे 15-15 मिनट की, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और क्यूरियोसिटी भी होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, ठीक है। तो ये क्लास 1 थी, कल क्लास 2 आएगी आपकी अकाउंट्स की। मैं कोशिश करूंगा कि अकाउंट्स की क्लास ऑलमोस्ट डेली हो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, शफलिंग करेंगे, बट होपफुली अकाउंट्स की क्लास जो है वो डेली आएगी, मैं कोशिश ऐसी करूंगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। सो आज हमारी क्लास सेकंड है, लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कल हमने इसके फीचर्स तक कर लिया था। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे। इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसका बेस क्या है। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सेम टू सेम कैश अकाउंट के बेसिस पे काम करता है। आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में कैश बुक किया होगा। कैश बुक जो है चैप्टर, उसमें सारी तरह की कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है, करंट ईयर की है कि प्रीवियस ईयर की है, या सक्सीडिंग जो आने वाला साल है उसकी है। सो सेम जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आपने करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर है वो है रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर है वो है रियल अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट के बेसिस पे काम करता है, मतलब जैसे कैश अकाउंट है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बना के दिखाता हूं आपको। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखो ये लेजर अकाउंट होता है बेसिकली, लेकिन लेजर अकाउंट की डेबिट साइड जो होती है ना, नॉर्मली क्या होती है, एक्सपेंसेस की, और क्रेडिट साइड जो होती है वो होती है इनकम्स की। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा। जो डेबिट साइड है ये वाली, यहां पे मैं डेट लिखूंगा, यहाँ पे रिसीट्स, आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, बट यू शुड नो कि जो डेबिट साइड है वो रिसीट साइड होती है, मतलब रिसिप्ट की। पैसा जो भी आएगा वो डेबिट होगा और जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट होगा, पेमेंट्स में आएगा, राइट। ठीक है जी। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी अगेन, और यहाँ पे फिर से रेट, और यहाँ फिर अमाउंट, ठीक है। आई होप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आपको बेस है वो क्लियर हो गया होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर ऑफ रिसीट और पेमेंट। मतलब चाहे वो अगले साल की रिसीट हो जो आपने करंट ईयर में रिसीव कर ली, चाहे वो करंट ईयर की रिसीट हो जो आपने करंट ईयर में ही रिसीव की है, या कोई रिसीट आपने पिछले साल की रिसीव कर ली है, वो सारी की सारी जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। दूसरा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर है वो है रियल अकाउंट। इट इज अ रियल अकाउंट, राइट। सो अब इसके बाद हम इसके करेंगे फीचर्स। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है। नंबर 1, ये समरी है कैश बुक की, समरी ऑफ कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब तरह की कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, सबको रिकॉर्ड करेंगे। सो इसलिए ये क्या है, समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। देन सेकंड है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों कैरी करती है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस किसका और क्लोजिंग बैलेंस किसका, ओपनिंग बैलेंस कैश का भी हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैश का भी हो सकता है, इट कुड बी बैंक एज वेल। तो ये बाय साइड पे आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है जी। तो थर्ड नंबर पे आता है
जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता। डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होगा, राइट, ये समझ के चलना आपने, ठीक है। बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ समरी है कैश बुक की, ठीक है। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अदर एस्पेक्ट जो है इसका वो क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है ऑल टुगेदर। देन ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कैपिटल नेचर को भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू नेचर को भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अच्छा, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का तो आपको पता होगा। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रेकरिंग नहीं होती, मतलब जो बार बार नहीं होती, ठीक है। और जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बार बार होती हैं। जैसे कि इसमें कैपिटल नेचर में आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कोई पेमेंट अगर आपने की मशीनरी परचेज करने के लिए, तो मशीनरी तो आप रोज रोज परचेज करोगे नहीं, तो ये कैपिटल नेचर है। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है कि वो ट्रांजेक्शन जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो या मंथली बेसिस पे कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी हर महीने देनी है, बिजली का बिल हर महीने देना है, सो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो जाए, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव की है या पे की है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और पेड आर रिकॉर्डेड, ठीक है। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो अभी ड्यू बेसिस पे हैं, अभी रिसीव नहीं की हैं या पे नहीं की हैं, उनको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली कैश बेसिस पे बनाया जाता है। तो जो पैसा रिसीव किया ही नहीं या जो पैसा अभी पे किया ही नहीं, तो वो कैश या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से तो निकलेगा नहीं ना, तो वहां पे हम रिकॉर्ड इसको नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब वो कैश बैंक होता है, आपको पता चल गया है, ठीक है। और ये कंपनी की ना तो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सरप्लस, ना तो सरप्लस बताएगा और ना ही डेफिसिट बताता है, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना तो सरप्लस बताएगा और ना ही क्या बताएगा, डेफिसिट, ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट है इसका, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं एंटरटेन की जाती, ठीक है जी। सो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट्स होती ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट जो है ये क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सारा कुछ समझा दूंगा उसमें क्या है, जिसकी डेबिट साइड पे सारी रिसीट आ जाएंगी, क्रेडिट साइड पे सारे खर्चे आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद जैसे कि मैं आपको कल भी बताया था, हम आज की क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट है। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है तब तक नहीं बन सकता जब तक आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। व्हेन यू हैव रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देन यू कैन मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली, अदरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बनाना पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। दूसरी चीज, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बिल्कुल उल्टा है। उल्टा क्यों है? सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये किसके बेसिस पे बनाया जाता है? सेम टू सेम जैसे आपने +1 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, सेम टू सेम उसी तर्ज पे ये अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे सेम टू सेम वैसे ही बनाना। दूसरी चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर है वो है बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की, ठीक है। ये मैं फीचर्स ही बता रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, सो यू कैन क्लैरिफाई बेटर। थर्ड नंबर पे आता है, पहला तो ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होगा, दूसरा इसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट है, तीसरा जो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ना तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा ना ही क्लोजिंग बैलेंस। जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों होते थे, इसमें ना तो ओपनिंग बैलेंस होगा और ना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। फोर्थ नंबर पे आएगा ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। कौन सी? ओनली करंट ईयर्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना ही आने वाले साल की और ना ही पिछले साल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था?
चाहे वो ट्रांजैक्शन अगले साल की हो चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, हम सारी रिकॉर्ड कर देते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है ओनली, ध्यान से समझना ये पॉइंट, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को इसमें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। मैं जितने भी फीचर्स अभी लिखी थी मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होगा। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा, ना तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का, ठीक है। चौथा, करंट ईयर्स की ट्रांजैक्शंस लेंगे सिर्फ, ना पिछले साल की और ना ही आने वाले साल की। और इसमें नेक्स्ट है कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जो रेवेन्यू नेचर नहीं है, मतलब कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देन नॉन कैश आइटम्स भी इसमें डील करी जाएंगी। नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। अब एक सिंपल सी चीज बताओ मेरे को, नॉन कैश आइटम्स कौन सी होती है। एक एग्जांपल सबसे बेस्ट इसके लिए आता है दिमाग में, वो है डेप्रीसिएशन, ठीक है। कौन सा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो है वो एक नॉन कैश आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का कि आप नॉन कैश तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ही, बट आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। कितने पॉइंट्स हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। अब पॉइंट नंबर 7 मैं यहां से लीड करता हूं आगे। पॉइंट नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये आपको भी पता चलेगा 2 मिनट में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसका डेबिट में अगर बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस शोज, अब डेबिट बैलेंस जो है वो क्या दिखाएगा? सरप्लस। और क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाएगा? डेफिसिट। क्रेडिट बैलेंस शोज डेफिसिट, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जो नया सेशन है उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा? डेफिसिट, ठीक है जी। क्या शो करेगा? डेफिसिट। तो आपने इसका भी खास ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, दैट शोज डेफिसिट। मतलब अगर तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ी आती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सरप्लस। और अगर डेबिट साइड जो है क्रेडिट से बड़ी आती है तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेफिसिट। ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी आती थी, डेबिट साइड छोटी आती थी, तो आपके पास आता था डेबिट बड़ी क्रेडिट छोटी, तो मतलब लॉस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती थी डेबिट छोटी आती थी, तो आपके पास क्या आता था? हमारे प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम बाद में क्या करते थे? कैपिटल में प्लस, ठीक है जी। तो आई होप आपको डिफरेंस जो है इन दोनों में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फटाफट से एक बार आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, थ्योरी है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट ध्यान से समझना है, फटाफट से बता देता हूँ, यहीं से लीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश अकाउंट के बेसिस पे। सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर क्या है? रियल अकाउंट। तीसरा पॉइंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ना तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, जो कैश या बैंक हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहां मैं सर्कल कर रहा हूं साथ साथ, सिर्फ करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर की भी रिकॉर्ड करते हैं, आने वाले साल की भी रिकॉर्ड की जाती है और प्रीवियस ईयर की। मतलब उन्होंने प्योर रिसीट बेसिस पे काम करना है, पैसा रिसीव हो गया चाहे वो किसी भी साल का हो, रिकॉर्ड कर लेना। पॉइंट नंबर 5 है, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। पॉइंट नंबर 6 है, नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, डेप्रीसिएशन जैसे कि, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर किया जाता है।
लास्ट पॉइंट है डेबिट बैलेंस जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो सरप्लस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेफिसिट शो करता है। मतलब अगर क्रेडिट साइड डेबिट से बड़ी आती है तो सरप्लस, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट से बड़ी आती है तो डेफिसिट। लेकिन इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो सरप्लस और डेफिसिट नहीं होता, और कैश और बैंक का ही बैलेंस होता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, सो आपने हाफ बैटल जो है वो विन कर ली। और दूसरी चीज, आपको इसका 3 नंबर का जो है डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सो लेक्चर सेकंड आज इतना ही था। कल नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको करवाऊंगा मैं, थर्ड लेक्चर, और साथ में आपको कल बिजनेस स्टडीज का भी लेक्चर जो है मिलेगा। कल बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस स्टडीज के लिए हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर 3 ऑफ अकाउंटेंसी एंड लेक्चर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है जी, तब तक के लिए टेक केयर। हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पोर्टल। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो हमने एनपीओ स्टार्ट किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12, उसका आज लेक्चर नंबर 3 होगा। बहुत इजी टॉपिक करवाऊंगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, सो आपने इसको ध्यान से समझना है कि कौन सा पॉइंट जो है मैं समझा रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं हमारी, वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, थैंक यू। सो आज का टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखना, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ आर एंड पी। आर एंड पी का मतलब है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज बनाना है, और उसके लिए बेस क्या होगा हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको कन्वर्जन के कुछ रूल्स बताऊंगा कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आप इजीली जो है कन्वर्जन कर सकते हो। राइट, टॉपिक को रिपीट कर देता हूं, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहां से आइटम्स उठानी है, यहां पे डालनी है। यहां पे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। आज हम उसका प्रोसीजर करेंगे कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पे ध्यान से देखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी जो डेबिट साइड है वो इसकी रिसिप्ट साइड है, और जो इसकी क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड है। उल्टा होता है, क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेस है वो कैश अकाउंट है या कैश बुक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बिल्कुल उल्टा। ये क्रेडिट साइड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की रिसिप्ट साइड होती है, और डेबिट साइड जो होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, वो पेमेंट साइड होती है। मतलब ये एक्सपेंसेस हो गए सारे और ये इनकम्स हो गई। राइट, समझ में आई बात? सो आज हम इनको करेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, क्लास 12th के लिए अलग है, क्लास 11th के लिए अलग है। तो ये क्लास 12th के लिए है, नंबर मैंने लिख दिया है 9877043033। आप मेरे को नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब आपके फाइनल एग्जाम्स तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद भी आप छोड़ दो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे हमेशा टिल नेक्स्ट सेशंस एंड। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ग्रुप में, वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे आपको, वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, शेड्यूल, सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ग्रुप। सो प्लीज ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। सो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने उतारे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने आगे प्रोसीड करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रूल्स बता रहा हूं, नंबर 1 ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है इग्नोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ना तो कैश बैलेंस चाहिए ना ही बैंक बैलेंस चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इधर डेबिट साइड पे
ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस दिया होता है और इधर वाली साइड पे क्लोजिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दिया होता है। आपने दोनों इग्नोर करने हैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे, रेवेन्यू नेचर की इनकम्स, पहला पॉइंट। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम्स और करंट ईयर के खर्चे लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर का और जो आने वाला साल है उसका हमने बिल्कुल ऑल टुगेदर इग्नोर करना, राइट। सो ओपनिंग कैश और कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस को हमने क्या करना है, इग्नोर। नंबर 2 है इग्नोर द कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट को भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। कैपिटल रिसीट को इग्नोर करना है और कैपिटल पेमेंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है। कैपिटल रिसीट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी जगह नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो अगर कोई कैपिटल रिसीट है या कोई कैपिटल पेमेंट है तो आपने उसको क्या करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कैपिटल रिसीट की कौन सी होती है। देखो कैपिटल रिसीट की एग्जांपल है, आपने कोई डोनेशन रिसीव की बिल्डिंग के लिए, आपने कोई डोनेशन रिसीव की किसी स्पोर्ट्स फंड में, आपने कोई डोनेशन रिसीव की, आप कोई पेविलियन बना रहे हो, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स क्लब है, आप पेविलियन बना रहे हो, उसके लिए अगर आप कोई डोनेशन रिसीव कर रहे हो तो वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल रिसीट का, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल पेमेंट, आपने कोई कैपिटल पेमेंट कर रहे हो, मतलब वो पेमेंट जो आप वंस एंड फॉर ऑल कर रहे हो, एक ही बार, कोई एसेट परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर ली, कैपिटल पेमेंट है, ठीक है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, सीधा बैलेंस शीट में जाएगी, तो आपने इसको भी इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 3 है पिक अप ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिनको हमने तवज्जो देनी है ज्यादा, वो हमारे हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। आपने सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स जो है वो उठाने हैं, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी, एंड एक्सक्लूड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस, करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम, सिर्फ आपने इन्हीं को ध्यान में रखना है, इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी हो लेकिन वो अगले साल का हो, या कोई रेवेन्यू रिसीट हो जो अगले साल की हो या पिछले साल की हो, आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 4, एड द पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस प्रीपेड एंड इनकम रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर व्हिच इज रिलेटेड टू द करंट। सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट रीड करने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आपको समझाऊंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा है ऐड द पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस प्रीपेड एंड इनकम रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर व्हिच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। अब जैसे आपका करंट ईयर चल रहा है 2020-21, उसने आपको बोला कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 20-21 का, ठीक है। आपने 2019-20 में कोई ऐसी इनकम रिसीव कर ली थी, कोई पैसा ऐसा रिसीव कर लिया था जो कौन से ईयर का था, 2021 का, तो उस साल आपने क्या किया होगा, इसको माइनस कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की इनकम्स को ही लेना है, ठीक है। तो 2021 का खर्चा आपने 19-20 में क्या कर दिया था, माइनस, लेकिन जब 2021 आ गया, अब 2021 सेशन शुरू हो गया, तो ये करंट ईयर है, तो जो करंट ईयर का पैसा हमने पिछले साल रिसीव किया था उस साल हमने क्या किया था, माइनस, इस साल हम क्या कर देंगे, ऐड। तो जो इनकम या कोई खर्चा पिछले साल आपने पे कर दिया या रिसीव कर लिया इस साल का, तो वो इस साल के इनकम्स में क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट है ऐड द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये O/S का मतलब है आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, या मैंने लिख दिया था ब्रैकेट में CY, CY का मतलब है करंट ईयर। आपने कोई इनकम रिसीव की, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है या कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, वो भी ऐड करेंगे। देखो करंट ईयर की कोई इनकम अभी आपने रिसीव नहीं की लेकिन आप कमा चुके हो, यू हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, लेकिन है तो करंट ईयर की इनकम ना, तो वो हम साल के एंड में ऐड कर देंगे। कोई खर्चा आपने अभी पे नहीं किया, पे तो करोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पॉइंट नंबर 6 है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा डेप्रिशिएट किया जाता है। मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो भी पैसा आप खर्च करते हो वो आपकी कौन सी पेमेंट होती है, कैपिटल पेमेंट्स, वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और वो कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा, आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकाल के सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देनी, बिकॉज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है, खर्चा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉस।
या प्रॉफिट। आपको एसेट बेचने पे कोई प्रॉफिट हो रहा है या एसेट को बेचने पे कोई लॉस हो रहा है, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगा, बिकॉज वो लॉस या वो प्रॉफिट जो है उसको रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है, राइट। अब अगर तो लॉस होता है वो आ जाएगा टू साइड पे, ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ जाएगा बाय साइड, राइट। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटिंग टू द करंट ईयर गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। ये तो आपको बता ही चुका हूं, आपने सिर्फ करंट ईयर के ही खर्चे और करंट ईयर की ही इनकम्स लेनी है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। बिकॉज आपको जितने भी आप इस चैप्टर में क्वेश्चन करोगे ना, वो ज्यादातर आपको उसमें बोला जाएगा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के 1-2 क्वेश्चन होंगे बस, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे किसके होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए क्या चीज ध्यान में रखनी है, पहली बात खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो, इनकम रेवेन्यू नेचर की हो, ठीक है, मतलब रेवेन्यू नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को ही कंसीडर करना है। दूसरा, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस या वो रेवेन्यू नेचर की इनकम जो है वो करंट ईयर की ही होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की या सब्सिक्वेंट ईयर की जो है आपने बिल्कुल इग्नोर कर दी, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही चीज लिखी हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना लोगे, उसकी क्रेडिट साइड जो होगी जहां पे आप सारी रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब इनकम्स रिकॉर्ड कर रहे हो, डेबिट साइड जहां पे सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो, इनका डिफरेंस भी निकालेंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे बनाया जाता है। तो प्रॉफिट या लॉस तो निकालोगे ना। अगर क्रेडिट साइड जो है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी आती है, मतलब क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट टोटल करने के बाद, तो ये होगा सरप्लस, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से छोटी आती है, मतलब क्रेडिट इज लेस देन डेबिट साइड, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, डेफिसिट, मतलब लॉस। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की जगह पे वर्ड यूज करने हैं, प्रॉफिट के लिए सरप्लस और लॉस के लिए डेफिसिट, ठीक है। सो बाद में उनका क्या करना है, उनको बैलेंस शीट में ऐड या लेस कर देंगे, दैट विल डिस्कस लेटर। सो ये आपका पूरा पार्ट था, हाउ टू कन्वर्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये उसका पूरा प्रोसीजर है, याद कर लो। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आगे आने वाला है, ठीक है। मेरे को बोलोगे मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। सो प्लीज 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 इसको ध्यान से देखना वीडियो को, बिकॉज इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे, आगे बहुत इजी होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाद जो आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी, ठीक है, वो सारी डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट, ठीक है जी। मैं बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक में से करने हैं, तो बुक्स का अरेंजमेंट फटाफट से कर लेना, ठीक है जी। तो आपको 1-2 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।